सिंपल ये पूछ रही हूँ, 40,000 रुपए महिलाओं को देना ये क्या है? लुभाने की ही तो कोशिश है ना सर। इससे कौन सी महिलाओं, इससे मुझे जरा ये बताइए, इसके पीछे सर, इसके पीछे क्या मंशा है और इसका बजट कहां से आएगा? अगर आप ये ऐलान कर जाते हैं तो इसका बजट कहां से आएगा? वो सब भी तो आपने एक पूरा रूपरेखा तैयार कर ली होगी ना, आके तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं चले गए होंगे, सब तय किया होगा ना कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए अर्पिता जी, जब हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे थे ना, तब भी ये कहा जा रहा था कि बजट कहां से आएगा। एज पर भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है, जो ये बोलते हैं वो 30 लाख करोड़ है आज की तारीख में। अब 30 लाख करोड़ की जीडीपी में अगर 40,000 महिलाओं को हम देंगे तो आप बोल रही हैं बजट कहां से आएगा? अगर इसके ऊपर आपको डिबेट करनी है तो मैं पूरा ब्रेकअप करके दिखा दूंगा कि बजट कहां से आएगा। अर्पिता जी, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, चाहे वो आपने बोला ना MY महिला हो या यूथ हो, ये हर फ्रंट पर अर्पिता जी फेल हो चुके हैं। और ये मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, केंद्र में जो सरकार है, उनके अपनी रिपोर्ट्स बोलती हैं। अब क्योंकि टाइम कम होता है, वरना मैं तो आपको पूरी इनकी सरकारी किताब में से अभी इनको एक्सपोज करके 2 मिनट में रख दूं कि इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की किताब कि इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, इस देश के बच्चों के लिए क्या किया। हाँ, एक काम किया अर्पिता जी इन्होंने, मैं बता दे बस 20 सेकंड, एक काम किया। झांसी के अस्पताल में जब आग लगती है और उसमें लगभग 20 नवजात बच्चे जल करके उनकी मृत्यु हो जाती है, और उप मुख्यमंत्री जी जब दूसरे दिन जाते हैं उस अस्पताल में तो वहां उनका रेड कारपेट वेलकम होता है, चूना ऊना डलवाया जाता है। हाँ। ये जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि बात तो चुनावों की हो रही है, बात महिला वोटरों की हो रही है, तो जरा इसमें समझ लेते हैं सर। क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपने कितना किया, जनता को याद होगा कि उस समय महिलाओं की स्थिति कैसे बदल गई, तो सर वो चुनावों के परिणामों में दिखना चाहिए ना। काटिए कैंप 2 सर। 7 में 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 8%, बीजेपी को 16%, बीएसपी को 32% और एसपी को 26% महिलाओं का साथ मिला था और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में कांग्रेस को 12%, बीजेपी को 14%, बीएसपी को 25%, काटिए फटाफट, और एसपी को 31%। यानी सबसे ज्यादा यहां पर मिला एसपी को, समाजवादी पार्टी को, यानी आपकी पार्टी को 31%। और किसकी सरकार बनी? अखिलेश जी की। 17 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 5%, बीएसपी को 23% और समाजवादी पार्टी को 20%। यहां महिलाओं का भरोसा 17 में किस पर आया? बीजेपी पर, और सरकार बन गई बीजेपी की। 22 में ये जो आप कह रहे हैं ना मोह भंग हुआ है महिलाओं का, वो भंग नहीं दिख रहा सर, आंकड़े तो कम से कम ये नहीं कह रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 41 से बढ़कर बीजेपी का परसेंटेज हो जाता है 48%, कांग्रेस और 5 से और नीचे आ जाती है 3 पर, समाजवादी पार्टी जो है वो 32 पर। आप भी बढ़े लेकिन उतना प्यार, उतनी मोहब्बत आप अभी नहीं पा पाए महिलाओं से। बीएसपी को 14%। तो सर महिलाओं का प्यार तो नहीं बढ़ रहा है ना, तो ये रिझाने के लिए किया है आपने। आप कह रहे हैं महिला समझ चुकी है, अगर समझ गई होती तो 41 से 48 कैसे पहुंच जाती बीजेपी? फराज साहब। हाँ जी मैडम, देखिए आज जो रिपोर्ट पढ़ रही हैं वो हिंदू में आज छपी है और पूरे फुल पेज का कॉलम है, लेकिन आपने अगर उस रिपोर्ट का हवाला दिया है तो आप बहुत सेलेक्टिवली पढ़ गई मैडम। मैं आपको बताता हूं, अभी ये मेरे सामने खुली हुई है और सारी टेबल्स भी मेरे सामने खुली सर, ये CSDS की रिपोर्ट दिखा रही हूं मैं, किसी अखबार, किसी पेपर, ये पुराना डेटा लेकर आई हूं सर। ये मैं कोई अखबार से उठाकर नहीं ला रही, अच्छी खासी रिसर्च की हमारी टीम है, रिसर्च करके लाते हैं सर, हवा में बात करके नहीं जाते हैं यहाँ पे। अरे मैडम सुनिए तो मैडम, सुनिए, इतनी जल्दी परेशान मत होइए। देखिए आज जल्दी से अपनी रिसर्च टीम से बोलिए कि आज का द हिंदू खोलें, आज का, मैं पुराना भी नहीं बोल रहा हूं, और उसका पेज नंबर खोलें, बल्कि पूरा फुल पेज की पेज नंबर 10। इसमें इन्होंने जो दिया हुआ है ये बेसिकली एज वाइज ब्रैकेट भी दिया हुआ है, 18 से 21 साल। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2017 के चुनाव में 18 से 21 साल के जो युवा थे उन्होंने समाजवादी पार्टी को 30% वोट दिया था। यही दिक्कत है 2022 में 38% हो गया। अरे मैं महिलाओं पे भी आ रहा हूं, बात कीजिए ना पहले, अभी तो महिलाओं की चर्चा चल रही है। और प्लस सर देखिए, मैं अखबारों की बात नहीं कर रही, मैं CSDS का डेटा लेकर आई हूँ और उसके आधार पर मैं आपको जानकारी। अरे अखबारों में अब आप वही बात है ना, सारे राजनेताओं को अपने आंकड़े, अपने ही चीजें समझ आती है, बाकी आपकी मर्जी इस पर जवाब देना, अखबार के बिहाफ पे देना चाहे तो। लोकनीति मेरे सामने भी नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, लोकनीति और CSDS का डेटा है।
उसके हिसाब से इस देश का लगभग 70% यूथ ये समझता है कि जो कोर्स वो कर रहा है उसमें उसको नौकरी नहीं मिलेगी। उसमें से 80% यूथ ऐसा है जो कहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। लोक नीति सीएसडीएस का ये सर्वे कहिएगा, मैं भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, मैं अब जरा आपके सामने आरबीआई मैं ये कह रहा हूं कि इस देश का डेटा रख दूं सर। आप ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी दर ना सर 16-17 में कितनी थी सर? 5.2%। 25-26 में कितनी हुई सर? 2.4%। अच्छा, बेरोजगारी दर होती क्या है जरा से अपने दर्शकों को बता दिया। अब आप ना यहाँ क्लासरूम खोल के बैठ जाइए, हर डेटा को आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा सकती ना। अरे बताइए ना, जो सामने दिख रहा है वो दिख रहा है। आप सबको जलेबी की तरह घुमाते रहेंगे तो क्या होगा? हर्षवर्धन जी बता लेंगे। हर्षवर्धन जी, मैडम इनको डेटा समझ नहीं आ रहा। आप अपने दर्शकों को कोई डेटा बताइए समझ नहीं आ रहा, इनको सीएसडीएस नहीं समझ में आ रहा, इनको आरबीआई का डेटा समझ नहीं आ रहा। ये अपना ही कोई किसी अखबार का डेटा लाते हैं जहां इनके लिए अच्छा लिखा हो वही डेटा सही, ना खाता ना बही, समाजवादी पार्टी जो कहे वही सही। हर्षवर्धन जी देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले तो ये कि बेरोजगारी दर का सीधा सा मतलब हुआ कि बाजार में, समाज में जितने लोग किसी तरह की नौकरी काम के लिए उपलब्ध हैं उनके आधार पर ये बेरोजगारी दर तय होती है। और उस बेरोजगारी दर के आंकड़े अगर स्थिति के लिहाज से कहेंगे तो पहले से बेहतर है। इस देश में जो सरकारी के बाद निजी नौकरियां आई, उन निजी नौकरियों ने पूरे देश में लोगों की पॉकेट पावर बढ़ा दी है, जिसको कहते हैं, इसकी वजह से कंज्यूमर बढ़ा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बताऊं तो देश में सबसे ज्यादा कारें अभी बिकती हैं। और कार आदमी तभी खरीदेगा ना जब भोजन का इंतजाम हो जाएगा, जब घर के बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम हो जाएगा, तब कार खरीदता है। समझने के लिहाज से सिर्फ बता रहा हूं। हम अगर सबसे ज्यादा मोबाइल फोन की मार्केट हो गए सेकंड लार्जेस्ट, तो समझ में आएगा। पैसा रहेगा तभी मोबाइल खरीदेंगे ना। क्योंकि सरल सहज भाषा में फराज जी को आज सरल समझाना था तो ये मैंने बताया। लेकिन कुछ भी हो जाए, आप कार खरीद लें, मोबाइल रख लें, नौकरी मिल जाए, कट्टा सटा के कोई लूट ले अर्पिता जी, तो किसी काम नहीं आने वाला है। और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधियों का खात्मा किया है, ये कोई आंकड़े या कोई टीवी डिबेट या हम बहस करें उसका विषय नहीं है। ये किसी अखबार की एक कटिंग को दिखाकर बेवजह का विद्वान बनने का विषय नहीं है। ये विषय जानते हैं क्या है? कैसा लोग महसूस कर रहे हैं। और वीमेन एम्पावरमेंट ये है कि अर्पिता आर्या तो मान लीजिए एक बड़ी एंकर हैं, बड़े टीवी चैनल के साथ जुड़ी हुई, लेकिन कोई लड़की रात के 12 बजे भी निकले, उसके घर वालों को चिंता ना हो। कम से कम 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है। वरना होता क्या था कि न तो बिजली पूरी रहती थी और अपराधी बिजली नहीं रहती थी तो उसका लाभ उठाते थे। कहीं कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में जो हालात हैं वो बहुत बेहतर हैं पहले की सरकारों से, इसमें कोई इब्बत नहीं। लेकिन अब मेरा नहीं हर्षवर्धन जी, अगर आप ये बात भी कह रहे हैं तो सर आंकड़ों पे ही तो बात कर रहे थे। तो मेरे पास एनसीआरबी का भी डेटा है सर, जिसमें 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो थे वो 23,559 थे। मतलब 17 में आप देख लीजिए, जैसे 16 में देख लीजिए सब समाजवादी पार्टी की तो 49,000, और अब 24 में अगर डेटा देख लीजिए 66,000 सर महिलाओं के खिलाफ अपराध। ठीक आप कह रहे हैं अर्पिता जी। देखिए, दो चीजों को समझना होगा। एक तो ये कि मामले कितने हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य है उस राज्य के हिसाब से घटनाएं एकदम से बंद हो जाए ऐसा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, संगठित और संस्थागत अपराधों में जबरदस्त कमी आई है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन फराज साहब, फिर बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना, अभी तक जा नहीं पाई हूं। जल्दी से फराज साहब। बस क्विकली देखिए, हर्षवर्धन जी अभी मुझे बोल रहे हैं कि अखबार की कटिंग दिखाने से विद्वान होने का कोई मतलब नहीं है। सरकार के लिए बिला वजह के लिए सरकार की तारीफ करना और आरक्षण का विरोध करने से कोई जो है वो इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाता है। हर्षवर्धन जी ने तो अभी ट्वीट किया था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। बताइए हर्षवर्धन जी, आपकी क्या राय है? अरे किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आपका ट्वीट रखा है मेरे पास। देश की जनता को बताइए, फराज जी और हर्षवर्धन जी के बीच में कि नहीं किया है?
मैं इनकी बात का आपने जवाब आरक्षण के दे- खिलाफ फराज ट्वीट किदवई किया ने है कहा, कि मैं नहीं जवाब किया दे है? रहा हूं। ठीक है, अरे दे लीजिए चुप जवाब, रहिए, दे लीजिए जवाब। चुप हो रुकिए जाइए। फराज साहब, जवाब ले लूं फिर, अरे चलिए जवाब दे रहा हूं। ले, दे दीजिए जवाब। फराज किदवई एक नंबर के झूठे आदमी है। अगर कहीं ये दिखा दे कि मैंने कहा हो आरक्षण खत्म हो रहा है, तो मैं आज की बात टीवी डिबेट पे रह जाऊं। मैं आपको दिखा दूंगा। मैं आप दिखाए, आप इतना झूठ क्यों? आप पहले भी मैंने डिबेट सेव में कर लिया है, फिर उसके बाद मैंने आप चिल्लाएंगे सेव कर कि लिया आप है। ऐसा कर आप लिया, आरक्षण झूठ कह रहे। विरोधी हैं। आप झूठ मत मैंने बोला सेव कीजिए, कर लिया है सर, आप क्यों परेशान हैं? आप झूठ मैंने मत बोला सेव कर कीजिए। लिया है, पहले की मैंने डिबेट में सेव कर आपके लिया है एक सर, और मुझे बात पता था आप डिलीट करके जिनको भाग मैंने जाएंगे। समझाया था कि आरक्षण किसी भी समाज में वंचित शोषित के लिए आवश्यक होता है, लेकिन आरक्षण बढ़ाते जाना ये किसी स्वस्थ समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत स्पष्टता से बताया। मैं तो ये भी कहता ठीक है हूं सर।